तरह से मार्केट ओरिएंटेड की बात करते हैं, यानी कि सरकार को हस्तक्षेप को कम करना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाएगा तो सिर्फ उसका ऐसा है कि जो संसाधन है उनका सिर्फ स्थानांतरण होगा। क्योंकि सारे क्षेत्रों में क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी साधन हैं उनका क्या हो रहा है, पूर्ण प्रयोग हो रहा है। उसमें किसी जितने भी साधन की जो क्षमता है उसी क्षमता से काम कर रहा है हर एक क्षेत्र में, हर एक अर्थव्यवस्था में। तो होता क्या है कि जब एक साधन दूसरी जगह जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ करेगा। तो यदि सरकार का रोल आता है और सरकार क्या करती है, यदि दिक्कत क्रिएट करती है अर्थव्यवस्था में, तो वह क्या होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, एक निष्क्रिय हो। ये क्लासिकल कहते हैं, वर्तमान में सब विचारधाराएं सब फ्लॉप हो चुकी हैं, जा चुकी हैं करती। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार क्या चीज़ चाह रही है। हालांकि दर्द में गई कीन्स आए, कीन्स ने पूरी माइक्रो इकोनॉमी को क्या किया कि गवर्नमेंट को ओरिएंटेड किया कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। कंपल्सेशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात की, क्षतिपूरक राज्य पॉलिसी नीति की बात की उन्होंने, और उसमें ये कहा कि इतना ही सरकार का अर्थव्यवस्था में रोल होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि मंदी की अवस्था आ जाए, जैसे 1920 में आप लोग देखे होंगे। तो सरकार की भूमिका होती है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अवस्था हो तो क्या करें, सरकार क्या करे, सार्वजनिक व्यय को कम कर दे और करों को बढ़ा दे, या फिर क्या करे कि मान लीजिए मंदी की अवस्था है तो करों को कमी करे और सार्वजनिक व्यय बढ़ा दे, मतलब एक तरह से क्षतिपूरक का काम करे। कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी की बात कीन्स करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रिसाइकिल होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग 1991 में देखते होंगे कि जितनी भी इकोनॉमिक जो भारतीय व्यवस्था वो पूरी तरह से फिर से एक बार बाजार की ओर अग्रसित हुई, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड हुई। इसका मतलब यह है कि सरकार ये चाहती है कि अब जो लोक कल्याणी कार्य है वह क्या करे, सिर्फ बाह्य आक्रमण से रक्षा, युद्ध और क्या है, नियमों कानूनों को बनाए रखने के लिए सरकार ही हस्तक्षेप करे और जितनी भी गतिविधियां हैं वह क्या निजी क्षेत्र की ओर छोड़ दे। तीसरा कारण विनिवेश का क्या हो सकता है, निजीकरण। जितनी भी सारी चीजें बताया है वो भी सारी चीजें इसी में आती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या है, सरकार क्या चाह रही है कि निजीकरण की प्रक्रिया बनाना चाहती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी कार्य है तो यदि निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है तो उसमें इफिशियंसी अधिक होती है, उसमें कार्य कुशलता अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मिसबिहेव मतलब यानी कि मोरल हजार्ड की समस्याएं कम पाई जाती है। अब क्योंकि वहाँ पर क्या है, जॉब और सिक्योरिटी होती है। आप लोग देखते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब पा गए, जैसे मान लीजिए पीछा नहीं है, हम लोग एक बार गवर्नमेंट जॉब पा गए तो हमारी क्या प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ें हैं ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है, वो हम लोग हो गए हैं तो हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती। तो हमेशा जॉब का जो सिक्योरिटी है वो हमेशा मतलब वो रहता है कि उसमें कब कैसे क्या चेंजेस हो जाए उसका कोई सर्टेनिटी नहीं रहती। इसी वजह के कारण क्या होता है कि निजीकरण की प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि निजीकरण की प्रक्रिया अधिक एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी, यानी कि उनकी संसाधनों का कुशलता प्रयोग होगा वह अधिक उचित तरीके से होगा। इस कारण भी क्या है, विनिवेश किया जाता है। विनिवेश इस समय गवर्नमेंट सेक्टर हर साल आप लोग देखते होंगे कि विनिवेश बढ़ाने के लिए सरकार हर साल आप लोग बजट देखिएगा बढ़िएगा, हर साल नया लक्ष्य जोड़ती है और हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न में होता है, यानी बढ़ते हुए दर पर होता है। भले ही वो प्राप्त अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन सरकार जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के विनिवेश के लक्ष्य हमेशा उसके बढ़ते हुए रहे हैं। यानी कि सरकार क्या चाह रही है कि अब मार्केट बेस्ड होना चाह रही है, यानी बाजार आधारित होना चाह रही है, अपना हस्तक्षेप को अपनी प्रबंधन को कम करना चाह रही है। इसके कारण ही सरकार विनिवेश करती है। फिर या तो समझ गए विनिवेश करते क्यों, फिर विनिवेश के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो विनिवेश के द्वारा जो परिसंपत्तियों का सृजन होता है, विनिवेश के द्वारा जो हम लोग क्या है कि जो मुद्रा कार्जन गवर्नमेंट के द्वारा होता है उसमें सबसे बड़ी फायदा मतलब एक तरफ से लाभ देखा जाए, जब हम लाभों की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें आप लोग जैसे मार्केट सरकार क्या कर सकती है, या तो बैंक से लोन ले, मुद्रा नोट छापे हैं, जब मुद्रा से नोट छापे जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। और मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे डिसइक्विलिब्रियम आता है, या आय की विषमता बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में। आय किसी एक क्षेत्र को धनी वर्ग और अधिक धनी होता जाता है, उत्पादक क्षेत्र को अधिक लाभ मिलता है।
फिर निर्धन व्यक्ति जो होता है उसमें और अधिक निर्धन होता जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि औद्योगिक वस्तुएं जो होती हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि ये अधिक तेजी गति से बढ़ती है। और जो कृषि क्षेत्र की वस्तुएं होती हैं उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की एक तरफ से विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है उनकी कीमतें बढ़ती हैं लेकिन कम गति से बढ़ती है। तो रेस्पेक्टिवली जब देखा जाए, सापेक्ष रूप से जब देखा जाए, तो औद्योगिक क्षेत्र और अधिक विकसित होता जाता है और कृषि क्षेत्र क्या है और अधिक मतलब कम विकसित हो पाता है, और इसके कारण क्या होता है किसानों को हानि होती है। ओवरऑल देखा जाए तो किसानों को लाभ होगा, लेकिन जब सापेक्ष रूप से देखा जाता है तो औद्योगिक क्षेत्रों की अपेक्षा किसानों को कम लाभ होता है। फिर आप लोग इन्फ्लेशन देखते होंगे तो सोशल अनरेस्ट बढ़ जाते हैं, समाज में क्या सट्टेबाजी की क्रियाएं बढ़ जाती हैं, गैम्बलिंग की क्रियाएं बढ़ जाती हैं। आप लोग देखते होंगे जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो हमेशा समाज में क्या होता है कि मीडिया में कहीं भी आप चारों तरफ देखते हैं तो एक मुद्दा छिड़ने लगता है कि कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर क्या होता है, मेन टॉपिक क्या है, विनिवेश के लिए जो क्या होता है कि विनिवेश के बारे में बता रहा। तो अब विनिवेश के कारण सरकार जब मुद्रा अर्जन करने के लिए, तो ये चीजें हो गई, इसके कारण क्या हो रहा है कि सरकार मतलब नोटें बहुत अधिक मात्रा में नहीं छाप सकती है, नहीं उसके कारण क्या होगा कि मुद्रा की रियल वैल्यू कम हो जाएगी, और मुद्रा की रियल वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति आएगी और उसके लिए सब सारी चीजें प्रभाव होगी। दूसरा मैटर क्या है, सरकार क्या कर सकती है, दूसरे देशों से ऋण ले सकती है। तो जब सरकार दूसरे देशों से ऋण लेती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमें रीपेमेंट ऑफ द लोन यानी कि ब्याज के द्वारा उसका भुगतान करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, इनकी एक सीमा होती है, और जब ब्याज का भारी मात्रा में भुगतान करना होगा तो विदेशी जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, आप लोग पढ़े होंगे एलपीजी मॉडल में, यानी कि न्यू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मुश्किल से 15 दिन के लिए सिर्फ बचा हुआ था वित्तीय रिजर्व। तो आप बहुत भारी मात्रा में जब ऋण लेते हैं लोगों से तो क्या होता है कि उसको उतनी मात्रा में रिपेमेंट करना होता है, तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो जाती है, इसका मतलब है। और विदेशी जो अपना फॉरेन रिजर्व है वो भी भारी मात्रा में दूसरे देशों को देना पड़ता है। तो अब एक निश्चित सीमा के बाद क्या है कि आप बहुत अधिक मात्रा में दूसरे देशों से उधार भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके कारण क्या होता है जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है और रेवेन्यू डिफिसिट है, रीपेमेंट ऑफ द लोन है यानी प्राइमरी डेफिसिट है, ये सब भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। और जब ये सारी भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम सुना होगा, और भी 2-3 रेटिंग एजेंसियां हैं, तो ये सब रेटिंग एजेंसियां जो है, मूडीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी देखिएगा रेटिंग एजेंसियां जो है, तो इन सब रेटिंग एजेंसियों के कारण क्या होता है, ये रेटिंग एजेंसियां जो है ये देशों को क्या करती हैं, उनकी रेटिंग एजेंसियां गिरा देती हैं, क्रेडिट उनकी जो AAA, B333 ये सब सारी चीज़ें क्या है रेटिंग दी जाती है किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका प्रभाव क्या होता है, दूसरे देशों का हमारे देशों में जो FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये सब दूसरे देशों से हमारे देश में आता है। NRI की जो जमाएं होती है वो सब, इससे क्या होता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मतलब बैड होती हैं, नीचे गिरती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इससे क्या है विदेशी रिजर्व भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। इस कारण भी क्या है कि सरकार भारी मात्रा में दूसरे देशों से लोन नहीं ले सकती। मैं खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्थिति में सरकार के पास देखिए, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, खासतौर से विकासशील देशों की हो चाहे विकसित देशों की, यदि विकासशील देशों में जो उनके पास फंड है, जो उनके पास बजट होता है, यदि उसी बजट के द्वारा अपने समस्त संसाधनों को पूर्ण किया जाए, समस्त संसाधनों का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि हम क्या करें, जितना हम लोगों को एक ऑप्टिमम ग्रोथ रेट होती है ना, एक वारंटेड ग्रोथ रेट होती है, यानी कि ऐच्छिक जो विकास की दर होती है उसको हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपनी यदि संसाधनों को हमें मजबूरी होती है, बाध्यता होती है, एक रणनीति होती है कि हम लोग क्या है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ये कोई भी विकासशील देशों से विकसित देशों की एक तरफ से कह सकते हैं रणनीति भी होती है, बाध्यता भी होती है और व्यवस्था भी होती है। बाध्यता इसलिए होती है क्योंकि यदि हम अपने ही संसाधनों के द्वारा यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब घाटे की वित्त व्यवस्था ना बनाए
तो हम अपने देश के जितने भी जो संसाधन है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इस जो आय का वितरण है सभी लोगों को जो एक उद्देश्य होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का वेलफेयर इकोनॉमी, समाज का कल्याण करना, ये सब उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके कारण सरकार अलग अलग माध्यम तरीके अपनाती है कि उनको क्या करना पड़े, ना तो दूसरे देशों से लोन लेना पड़े, ना तो अधिक मात्रा में मुद्रा छापना पड़े। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट का काम करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो धन प्राप्त होता है उसमें रिपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जो है ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है, ऋणों को भुगतान नहीं करना पड़ता है। और उसके द्वारा जो फंड का एलोकेशन होता है तो उसको क्या है, पब्लिक वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण में लगाया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो ज़्यादा क्रिएटिविटी से बोलते हैं क्या कर सकता है, समझ में आ रहा था चीज़ें, मुझे लगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आया था, कितनी सारी चीज़ें बताई, समझ में आ रहा था। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि निजीकरण के कारण क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया, बेहतर प्रबंध होता है। फिर एक आधुनिकीकरण, विस्तार, तकनीकी प्रबंध, ये सब सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कवर कर चुका हूँ, जो सारी चीज़ें हैं उन सब सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। देखो जो टॉपिक है मेरा, मुझे बीमा पढ़ा, ठीक है, मैं जो आप लोगों को ये सब बताया मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बीमा पढ़ा रहा था। अब बीमा में इसलिए सब सारी चीज़ें बताया हूँ क्योंकि LIC का हाल ही में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। LIC ने अभी हाल ही में अपना 3% के आसपास क्या किया है, निवेश किया है। तो मैं खाली निवेश को बताने के लिए आप लोगों से ये सब सारी चीज़ों की चर्चा की है। और अभी भी सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा चल रहा था, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में किस चीज़ के क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि IAS तक के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार क्या है कि निवेश क्यों कर रही है इतना ज़्यादा, उसके क्या हानियाँ हैं, क्या लाभ हैं। तो आप लोग जब UPSC में एग्जाम देते हैं या फिर मेंस लिखते हैं या कभी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें अपनी मानसिक अभिव्यक्ति ना वहाँ व्यक्त कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ यूट्यूब लगा हुआ है, वहाँ क्या है कि चीज़ों को क्या है, कैसे सरकार क्या नीतियों को पढ़ते हैं, सरकार की नीतियों के द्वारा ही जो क्या प्रशासक बनने जा रहा है, तो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसका हमेशा पॉजिटिव रोल दिखाया जाता है, ठीक है। एक गिलास देखिए, आधी गिलास भी भरा है तो आपको ये नहीं कहना कि ये आधी गिलास खाली है, आपको ये कहना है कि जो गिलास है आधी भरी हुई। एक ही चीज़, दोनों सेम, लेकिन कहने का तरीका बदला हुआ है, ठीक है। एक को कह रहा है कि गिलास आधी खाली है, निगेटिव टर्म है, और एक कोई आदमी कह रहा है गिलास आधी तो भरी है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्म है। तो अभी मैं यही सबसे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा हुई कि ये कहा गया कि चलिए मनमोहन जो थे, मनमोहन की जो रणनीति थी उसमें ये बात हुई थी कि विनिवेश हमेशा जो लाभ नहीं कमा रही हैं सार्वजनिक कंपनियां या हानि में जो कंपनियां हैं सार्वजनिक कंपनियां, उन्हीं का किया जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, अभी हाल ही में ऐसी कंपनियां जो सार्वजनिक उद्यम की है, सार्वजनिक क्षेत्र की है और लाभ में भी काम कर रही हैं, तब भी उनका विनिवेश करने की कोशिश कर रही है। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, हम लोगों के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि सरकार लाभ में जो कंपनियां है, हानि में कंपनियां हैं तो चलिए ठीक है, विनिवेश कर रही है, मान लेते हैं इस बात, लेकिन कोई कंपनी ऑलरेडी लाभ में काम कर रही है तो क्यों सरकार विनिवेश कर रही है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं किसने ऐसा बोला था, हमारे परिचय है हमारे, उन्होंने एक क्वेश्चन पढ़ा, इसका जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग नहीं जानते उनको, परेशान मत होइए, इतना यूनिवर्सिटी मत लाइए। उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि विनिवेश सरकार लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस क्वेश्चन से बचना चाहता हूँ। उन्होंने ये सवाल जब शब्द का जवाब दिया कि मैं क्वेश्चन से बचना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि अब आपने अपनी विचारधारा को व्यक्त कर दी कि अब सरकार का क्या निगेटिव है। उन्होंने अजीब सा रिएक्शन दिया था कि देखिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और आप अपने विचारों के स्वतंत्र हैं, इसलिए हम आपसे प्रत्याशा नहीं करते हैं कि आप इस तरह का आंसर देंगे। आप चाहे पॉजिटिव वे में बताइए चाहे नेगेटिव वे में बताइए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए। तो हमेशा आप लोग अपनी दिमाग में वहाँ लगाने लगे, हमेशा ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करके ऐसी सरकार की नीतियाँ हमेशा पढ़ी जाती हैं और सरकार जो कह रही है उन्हीं सबको प्रमाण पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो जान रहे हैं आप कैसे हैं, वो कैसे हैं, सब सारी चीज़ें, लेकिन जो सरकार कह रही है
वो आप लोगों को वहाँ मानना है जो सरकार डेटा दे रही है वही ऑथेंटिक डेटा है। आप लोगों ने देखा होगा जो पटेल ने क्या किया था कि इस्तीफा दे दिया था आरबीआई गवर्नर से, उससे भी हरियाणा में इंटरव्यू पूछा गया, मैंने प्रो में बोल दिया किसी वजह से उनको मानसिक दबाव बनाया गया, क्योंकि आरबीआई का जो था इसमें जो फंड था 18 या कुछ ऐसे करके पूछा गया कि आप क्यों उर्जित पटेल को, हालांकि उर्जित पटेल तुरंत रोका कि देखिए ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उसमें उर्जित पटेल ने क्या कहा है कि मैं परिवार के अपनी समस्याओं के कारण और स्वास्थ्य के समस्याओं के कारण क्या इस्तीफा दे रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने दबाव में, मानसिक दबाव में आके इस्तीफा दे दिया। तो अपने होता क्या है, यही में ये सब सारी चीजें जो गलतियां होती हैं उसमें आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कि यही सब टीचरों का काम होता है कि आपको कहाँ स्टेप लेना है, कहाँ कैसी सारी चीजें करना है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इतना मुझे लग रहा है पर्याप्त है आपके लिए, इसीलिए मुझे मजबूरी में चर्चा करनी पड़ी थी आधे घंटे के आसपास कि इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोग कुछ कम जाने और थोड़ा यूनिवर्सिटी बढ़ाएं और कैसे सरकार इस समय सबसे ज़्यादा उसका रोल है, कैसे बहुत सारे आर्टिकल छपे। तो इसमें देखिए आंसर आपको क्या देना है, इस इन्वेस्टमेंट सरकार इसलिए सार्वजनिक कंपनियों का, लाभ की कंपनियों का कर रही है कि सरकार चाहती है कि वो जो अर्निंग है, जो धन है, वो क्या करे, समाज के कल्याण में निवेश करे। फिर दूसरी बात, सरकार का काम क्या है, उद्योग स्थापित करना या फिर निवेश करना या फिर क्या है कि लाभ का उद्देश्य प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज का कल्याण करना। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए लोगों का कल्याण करे, आय की असमानता को दूर करे, गरीबी को दूर करे, भूखमरी को दूर करे, ना कि उद्योगों को स्थापित करे, ना कि निवेश को क्षेत्र को बढ़ाए। फिर इसमें बढ़ावा दे सकती है निजी क्षेत्र के द्वारा, लेकिन उसको खुद अपनी यूनिट, अपनी इकाइयों के रूप में कार्य न करके निजी क्षेत्रों की ओर मतलब कि क्षेत्र को खोलना चाहिए। ठीक है, तो इतना पर्याप्त। फिर देखते हैं कि आप लोगों को डाल दीजिए LIC की भाई IPO लाई है, उसके LIC क्यों IPO लाई, उसके 3-4 पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए। ये तो स्टार लगाते हुए लिख लीजिएगा कि 1996 में विनिवेश आयोग आया, 1996 में विनिवेश आयोग आया। इसके अध्यक्ष थे GV रामकृष्णा। उसमें तो देखिए हमेशा लिखा रहता है बैंक या बीमा, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, बीमा बहुत सारी चीजें स्किप करके चाह रहा था कि आज शायद NBFC कंप्लीट करके चला जाऊंगा, लेकिन 10-15 मिनट में मेरा माइक खा गया। कम से कम विनिवेश आयोग GV रामकृष्णा 1996 में आया था। दूसरा इसी तरह पॉइंट 2005 में राष्ट्रीय विनिवेश कोष स्थापित किया गया, राष्ट्रीय विनिवेश कोष। आप लोगों से डेटा पूछ सकता है कभी, मान लीजिए वर्तमान समय में 2016 में दीपम आया था 2016 में, अप्रैल 2016 में। इस समय जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट की क्रियाएं की जाती हैं या उनका नियमन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, दीपम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मैं भी हमेशा गलत बोलता हूँ, आप लोग ये गलतियां मत करिएगा। जब भी कभी कुछ भी कहीं बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो देखिए, जैसे दीपम मैंने बोला ना,
तो इसको ऐसे नहीं बोला जाता है कि दीपक, ठीक है। नीति आयोग ऐसे नहीं बोला जाता है, NITI इसको बोला जाता है। सेज है, हम लोग जैसे दीपक है, लोग 60 में ऐसे नाम ही रख दिए जाते हैं, कुछ हिंदी कुछ ना कुछ अच्छा आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसको दीपक ना कह के DIPAM बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को तो आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे इंटरव्यू लेना है, तो सारी चीज़ें आपको इसका बहुत राइट इफेक्ट पड़ता है। ये मत तो वहाँ जाकर देखे और मान लीजिए आप उनको जो भी कहने के पीछे आप यही बोलते नीति आयोग को ये नहीं कि कहेंगे अगर क्वेश्चन आ गया कि योजना आयोग समाप्त करके कौन सा लाया गया तो कहीं NITI आयोग और क्या वही नीति है उसका, नीति आयोग उसको कहीं नीति आयोग लिखा देखे और क्या उसकी फुल फॉर्म देखो क्या है। वो शॉर्ट में बोल दिया जाता है, एक दूसरे के ये है हमारे चैनल को बोलने से तो क्या है ये हमारी एक जो भी है चाहे उसको डाल दें लेकिन हमारे LIC का IPO क्यों लाया गया, LIC के IPO लाने के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप कुछ भी डाल लीजिए, उसको पॉइंट लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। पहला पॉइंट है राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए दूसरा पॉइंट है IPO LIC की क्रियाओं में IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, पढ़ा चुका हूँ बता चुका हूँ कैपिटल मार्केट। IPO क्या है, LIC की क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाएगा। खुदरा निवेशकों को जैसे कहते हैं खुदकर निवेशकों को या रिटेलर जिसे कहते हैं, क्या उसको खुदकर व्यापारी खुदकर व्यापारी LIC के खुदकर व्यापारियों को रिटेलर बोलते हैं। खुदकर व्यापारियों को निवेशकों को LIC के धन सृजन में भाग लेने के अवसर दे देता है, धन सृजन में भाग लेने के अवसर देता है। चौथा पॉइंट ध्यान लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियों की लिस्टिंग यानी सूचीबद्ध जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनियों की लिस्टिंग कंपनी को अनुशासित करती है, कंपनी को अनुशासित करती है। यह वित्तीय बाजारों पर पहुंच भी प्रदान करती है तथा कंपनी के मूल्य को भी बढ़ाती है। तथा कंपनी के मूल्य को भी बढ़ाती है। अब देखिए जैसे कोई चीज है, स्टॉक एक्सचेंज है, मान लीजिए कोई LIC है, LIC के क्या चल रहा है, LIC में क्या लॉस हो रहा है, क्या उसके प्रॉफिट चल रहे हैं, अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि LIC की लिस्टिंग जैसे अब हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में LIC के द्वारा, तो उसके द्वारा क्या है कि LIC के कब शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उनको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा मिलती रहती है। और फिर उसका क्या है, तो रेगुलेशन भी सेबी के अंतर्गत आ जाता है। तो जो अवैधानिक क्रियाएं हैं या इंटरनल इनसाइडर ट्रेडिंग वाली चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे होना बंद हो जाती है।
स्टॉक एक्सचेंज होने के लिए उसकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ऐसे कोई कंपनी जाके सीधे स्टॉक एक्सचेंज में वैसे नहीं शामिल होती, क्योंकि उसको सेबी अनुमति नहीं देती। जब सेबी देखती है आप किसी कंपनी की तो उसकी जो ग्रोथ रेट है, जो उसका मतलब स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ रही है और वो एक अच्छे ढंग से काम कर रही है, तब वो जाके उसको लिस्टिंग देती है और मान्यता देती है। जब तक सेबी में किसी की लिस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में बस सूचीबद्ध नहीं होगा। ठीक, इतना आप लोग। इसके पहले आप लोगों ने इंसान बैंक की कोड को लिख लिया था, एलआईसी के बारे में लिख लिया था, जीआईसी के बारे में लिख लिया था, है ना। एलआईसी का एक मोटो है, आपका कल्याण ही हमारी जिम्मेदारी है। जो लोगो है एलआईसी का क्या है, आपका कल्याण ही हमारी जिम्मेदारी है। बीमा कानून अधिनियम 2015 जारी है, आपका कल्याण ही हमारी जिम्मेदारी है। बीमा कानून अधिनियम 2015 बीमा कानून अधिनियम 2015। ठीक है, तो बीमा क्षेत्र में इरेडा के बारे में इरेडा के बारे में कहाँ तक लिखे हैं इरेडा के बारे में? उद्देश्य लिखा इरेडा के उद्देश्य लिखते हैं। बीमा क्षेत्र देखिए, उसके नीचे बीमा क्षेत्र के सुधारों, बीमा क्षेत्र के सुधारों, बीमा क्षेत्र के सुधारों प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बीमा क्षेत्र के सुधारों प्रक्रिया को तेज करने के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति के बाद पार्लियामेंट की स्वीकृति के बाद यानी संसद की स्वीकृति के बाद संसद की स्वीकृति के बाद इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंश्योरेंस लॉ इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 को सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है। सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय बीमा कंपनियों में भारतीय बीमा कंपनियों में भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% तक कर दिया गया है। 50% तक कर दिए गए। इसी में लिखिएगा, इसमें 26% पीआई, इसमें 26% एफडीआई, तो ये ना है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें 26% पीआई निवेश को स्वचालित रूप से आएगा
स्वचालित रूप से आएगा, जबकि शेष FIPB, जबकि शेष FIPB रूट के अनुमोदन के बाद, FIPB रूट के अनुमोदन के बाद आएगा। FIPB का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। ये एक अलग संस्था है, जब कभी FDI FII के बारे में पता है कोई पढ़ाया है नहीं? इससे पहले FDI FII नहीं पढ़ाया गया? अरविंद मायाराम की कमेटियों में ये सारी चीजों कुछ चर्चा नहीं है। चलो तो कोई बात नहीं, जब कहीं चर्चा हो जाएगी तो इस बारे में बताया जाएगा। आप लोगों की मार्च अप्रैल तक पूरी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं और ये सब सारी चीजें कौन इकोनॉमी को पढ़ाया जाता है? कितनी क्लास में तो उनका समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, इतना खराब नहीं सर, तरीके नहीं बता रहे। जैसे मतलब वो जैसे इसमें कुछ बता रहे हैं तो मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कुछ समझे नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा था क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वो शब्द आ गया था, जैसे किसी इकोनॉमी में जैसे बैंकिंग में अगर कहीं और पहुँच गए तो वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ पूरी क्लास पीछे तक पढ़ाते हैं। भाई मैं भी तो पहुँच ही गया था ना, लेकिन जानकारी ऐसा बात नहीं, ये पढ़ने वाले बच्चे सब पैसे लाते नहीं सर, पढ़ाते तो अच्छा है, ये नहीं कह रहे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया, नोट्स नहीं बनवाए जिस तरीके से। छोटी क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कितना खत्म हो जाए क्लास में, काफी बड़ा प्रेशर रहता है इसमें क्लास में। टेक्निकल लोगों ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। FIPB रूप से अनुमोदन के बाद आएगा। देखिए जब FDI आती है तो उसके दो रूप हैं, बॉम्बे रूप में, दिल्ली रूप, मोटा मोटा बड़ा सा बताया देगा। तो जो दिल्ली रूप होता है वो क्या है, सरकार के द्वारा, सरकार के अनुमोदन के बाद आता है। जो बॉम्बे रूप है वो मार्केट के द्वारा, सरकार की मतलब बाजार की क्रियाओं के द्वारा, तो एक अलग सा रूप है, उसके द्वारा FDI आती है। FDI आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग परसेंटेज निर्धारित है किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है। तो वही लिखा हुआ है कि FDI की अनुमति पहले क्या थी, 26% थी, अब कितना हो गई है, 49%। तो 50% में 26% क्या था, ऑटोमेटिक रूप से था, और फिर इसके बाद जो शेष बचता है वो FIPB के रूप के द्वारा, ठीक है। इस समय भी 85% में 74 हो गया क्या? अच्छा नहीं सर, अच्छा से 49 मैं बीमा की बात कर रहा हूँ, बीमा में 74 हो गया ना, हाँ 74 हो गया। अच्छा बच्चा क्षेत्र में भी शायद 74 हो गया क्या, 85? देखो इसको बीमा में शायद 74% हो गया है क्या? फिर अगला पॉइंट आपको बता लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट आपको बता लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। चार बीमा कंपनी, चार सामान्य बीमा कंपनी, चार सामान्य बीमा कंपनियों को 100% सरकारी सहायता की बीमा कंपनियों को जो 100% बीमा कंपनियों को लिखा ना, बीमा कंपनियों को 100% सरकारी सहायता की अनुमति दी गई है। 74% हो चुका है इस समय, इसका मतलब है 49% लोगों को ऑटोमेटिक रूप से हो,
शेयर जो होगा आप लोग उसको जो पिछली लाइन है उसमें अपडेट कर लीजिएगा उसको। 49% क्या है ऑटोमेटिक रूप होगा, उसके बाद जो 25% बच रहा है वो एफआईडी होगा। ठीक, क्या लिखे आप लोग 100% सरकारी सहायता की कंपनियों को अनुमति दी गई है, अनुमति दी गई है ना। फ्यूल बाजार वे पूंजी बाजार से उसी लाइन में पूंजी बाजार से जो पूंजी बाजार से पूंजी की उगाही कर सकती है, ये पूंजी बाजार से पूंजी की उगाही कर सकती है। यह प्रावधान देखिए, यह प्रावधान देखिए इन कंपनियों में, यह प्रावधान इन कंपनियों में सरकारी सहायता कम से कम 51% होनी चाहिए। यह प्रावधान सरकारी सहायता कम से कम 51% होनी चाहिए। अगला पॉइंट, यह अधिनियम स्वास्थ्य बीमा कंपनी को, यह अधिनियम स्वास्थ्य बीमा कंपनी को अधिक प्रभावी तथा गंभीर बनाने के लिए, अधिक प्रभावी तथा गंभीर बनाने के लिए इसमें व्यापार करने वाली इकाइयों के संबंध में, व्यापार करने वाली इकाइयों के संबंध में 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की व्यवस्था की, 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी की व्यवस्था की है। अगला पॉइंट, इरडा कोई IRB AI इरडा बीमा कंपनी की नियुक्ति करेगा, बीमा एजेंट की नियुक्ति करेगा। वही उनकी अर्हता का मतलब जो योग्यता होती है, वही उनकी अर्हता या अन्य पहलू निर्धारित या नियंत्रित करेगा, अर्हता या अन्य पहलू निर्धारित तथा नियंत्रित करेगा। यह कंपनियों की विशेष पहलू, यह कंपनियों की विशेष पहलू जैसे अशोध क्षमता, यह कंपनियों की विशेष पहलू जैसे अशोध क्षमता, कमन निवेश में, अशोध क्षमता निवेश, कमा व्यय, कमा कमीशन आदि के संबंध में, कमीशन आदि के संबंध में नीति निर्धारित करेगी तथा नियमित करेगी, नीति निर्धारित करेगी तथा नियमित करेगी। कुल मिला के आप लोग कह सकते हैं जो इरडा है, जितनी भी बैंकिंग ये जो नियम है बैंकिंग नियम अधिनियम ये आया 2015 में, और जितनी भी बैंकिंग गतिविधियाँ हैं इन सब का क्या करवा एक तरफ से नियमन का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। सारे रूल और रेगुलेशन तो हमें इसी के द्वारा निर्धारित किए गए। ठीक, अब बीमा के लिए मुझे लग रहा है जितना आप लोगों को पढ़ा दिया गया इतना समझे, इसी सब सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं
वनडे एग्जाम में बड़ा मुश्किल से पूछा जाएगा। मैं सोच में लिखने के लिए सब सारी चीज़ें आएंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोग देखेंगे। आपकी स्टैबलिश डेट होगी, सब सारी चीज़ें वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, अब आप लोग एनबीएफसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या इंस्टीट्यूशन हमें कहते हैं। यही अगला टॉपिक है आप लोगों का, और अगली टॉपिक ये है। तो 5 टॉपिक मुझे दिए गए हैं 5 दिन में पढ़ाने के लिए। मुझे लग रहा है 10 क्लास नहीं मुझे लग रहा है कि 9 10 क्लास ऐसी क्लास नहीं है, 10 क्लास ले लिया उसका नाम लेकर मुझे लग रहा है 8 से कम नहीं, 7 8 और उसमें भी 2 दिन क्लासें दौड़ा करके पढ़ा जा रही है, तो कम से कम 4 दिन चलना चाहिए। तो दौड़ा दिया आप लोगों को, और आप लोग इतना तेज दौड़ गए कि आगे सिखाए पड़ेगा कि ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। खैर चलो ठीक है। कंपनी वो एनबीएफसी आपको बेसिक आ लीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। तो एनबीएफसी जानने से पहले आप लोगों को मैं कंपनी अधिनियम 1956 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कंपनी अधिनियम 1956 का नाम सुना है? कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। पहले देखिए कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी लिख लीजिए आप लोग। कंपनी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कंपनी फॉर्म लैटिन भाषा के शब्द होंगे। फॉर्म और पेनिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें फॉर्म का मतलब होता है साथ साथ, 2 शब्द लिखना है, फॉर्म प्लस पेनिस। ठीक है, फॉर्म का मतलब है साथ साथ, और पेनिस का मतलब है रोटी। रोटी देखिए, रोम में या रसिया में, यूरोप में क्या होता था, जब पहले लोग क्या होते थे कि आपस में जब खाने के लिए एक साथ एकत्रित होते थे, तो क्या होता था, उसको कहते थे कंपनी। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे कहीं मान लीजिए पता चला किसी को भूख नहीं लगी है, लेकिन ये होता है कि चलो कंपनी लेते हैं, ऐसा होता है ना। कहीं समोसा खाने जाना है, चाय पीने जाना है, ये होता है कि चलो मेरे साथ चले, चलो कंपनी ले लो। तो वही चीज़ है, उसी से उसका नाम पड़ा कंपनी। और इसके बारे में हालांकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टार्ट थोड़ा बता दिया। बाकी तो इस कंपनी से, इस रोटी से और इस कपड़े से उसको मतलब नहीं है खाने के लिए। ठीक है, 1956 का कंपनी, 1956 पहले डाल दीजिए आप लोग। कंपनी है 1956, कंपनी है 1956। ठीक है, आगे देखिए 1956 का कंपनी अधिनियम, 1956 का कंपनी अधिनियम 1956 का कंपनी अधिनियम व्यापक रूप से कंपनी लॉ कमेटी, व्यापक रूप से कंपनी लॉ कमेटी, कंपनी लॉ कमेटी 1952 के सुझावों पर आधारित है। कंपनी लॉ कमेटी 1952 के सुझावों पर आधारित है। कंपनी लॉ कमेटी को भाभा कमेटी भी कहते हैं। भाभा कमेटी, कंपनी लॉ कमेटी को भाभा कमेटी भी कहते हैं।
इस अधिनियम 658 धारा 658 धारा 658 धारा तथा 13 अनुसूचियां हैं। 658 धाराएं तथा 13 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 2 अनुसूचियां रद्द कर दी गई। इसमें से 2 अनुसूचियां रद्द कर दी गई। भारत में कंपनियों भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती थी। भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती थी। एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से एक कंपनी का अभिप्राय कंपनी से जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? देखिए, कंपनी की परिभाषा के लिए, कंपनी के रेगुलेशन के लिए कंपनी अधिनियम क्या है गठित किया गया है। और कंपनी के सिंपल से सबसे बड़ी अच्छी परिभाषा क्या है कि अब हालांकि 2013 का अधिनियम दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी अधिनियम 1956 ऐसा लिख सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो भी कंपनियां क्या है पंजीकृत हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। कंपनी के सिंपल से डेफिनेशन क्या है? पूछो कि कंपनी क्या है, तो सिंपल सी बात है, तो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 में क्या है पंजीकृत हो, उसी को क्या कहते हैं? कंपनी है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं लिख लीजिए, थोड़ा सा 2-3 है, मुख्य है तो बहुत, लेकिन मुख्य 2-3 लिख लीजिए। पहले इसमें क्या है? कंपनी में नो पर्सन कंपनी का मतलब ये था कि एक व्यक्ति की कंपनी की अवधारणा नहीं थी। 1 पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा नहीं। पॉइंट लिख लीजिए, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा नहीं। या एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को शामिल नहीं किया जाए। इसमें अधिकतम सदस्य 50 हो सकते थे। सदस्य भागीदार थे, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य 50 हो सकते थे। इसमें जो वित्तीय वर्ष होता था, कंपनियों का जो वित्तीय वर्ष नहीं थे, कंपनियों का वित्तीय वर्ष है वह कंपनी के द्वारा ही निर्धारित होता है। कंपनी का जो वित्तीय वर्ष है कंपनी के द्वारा ही निर्धारित होता है।
कंपनी में होगा, कंपनी में मतलब 2013 में शेड्यूल में दिया होगा कि हर कंपनी अपना अलग अलग व्यक्तिगत देखेगी। व्यक्तिगत आपने बताया कि खुद निर्धारित करेगी स्वयं, कि हर कंपनी अपना स्वयं निर्धारित करेगी। हाँ, हर एक कंपनी अपना स्वयं निर्धारित करती है। 1956 में ऐसा होता था, जो वित्तीय ईयर होता था क्या होता था, हर एक कंपनी अपना लक्ष्य निर्धारित करती थी। फिर इसकी कुछ चीज़ें अपडेट हुई और कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके बारे में मैं भी विस्तार से चर्चा करूँ। तो ये खाली लिखा दिया है कि आप लोग जानिए 1956 में भी कुछ था कंपनी के नाम में, बाकी 2013 आ गया है तो अलग जो क्या है उसको प्रतिस्थापित किया है, कुछ चीज़ें इसमें शामिल कर ली गई हैं, कुछ चीज़ें इसको छोड़ दी गई। ठीक, अगली हेडिंग डाली थी कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 देखिए, उसी तरह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है कंपनी एक प्राइवेट कंपनी वह कंपनी जिसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो तथा अधिकतम संख्या 50 हो सकती थी या हो सकती है। वो वाली 50 की जगह 200 लिख दी गई। ठीक है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है अभी नहीं लिखा है, परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं, 50 की जगह 200 कर लीजिए। ठीक है, मैं उसका न्यूनतम सदस्य संख्या देख लूँगा। आगे लिखे उसके अधिकतम सदस्य संख्या 50 की जगह 200 कर लीजिए। ठीक है, ये शेयर तथा डिबेंचर जनता में नहीं बेचेंगे। ये शेयर तथा डिबेंचर जनता में नहीं बेचेंगे, यानी कि जनता में बेचने के लिए इसको अनुमति नहीं है। ठीक है, इनके शेयर अहस्तांतरित होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल जिसे कहते हैं, दूसरे को हस्तांतरित करते हैं। ठीक, ये प्रॉस्पेक्टस भी नहीं जारी करते। प्रॉस्पेक्टस समझते हैं ना, जैसे ब्राउचर होता है, जैसे इलाहाबाद सीएसएन की पैलेस टैक्स जब आप एडमिशन लेते होंगे तो एक प्रॉस्पेक्टस मिलता होगा, उसके क्या कैसे कितने सदस्य हैं, कितने कौन कमेटी का मेंबर है, सब सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें भी कंपनी में 2013 के अंतर्गत जितनी भी कंपनियाँ हैं ये प्रॉस्पेक्टस भी नहीं जाएगी। ठीक, फिर लीजिए अगला पॉइंट ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, इसके अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 7
न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी 7 तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं, तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं। ठीक, मतलब यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है 200 और अधिकतम कितनी है 200। उसमें कितना था न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और क्या सार्वजनिक में क्या है 7 और अधिकतम की कोई संख्या नहीं। ठीक, कोई लिमिट नहीं है। अगला इसमें एक चीज, अगला फिर से पॉइंट डाल लीजिए, इसमें एक व्यक्ति कंपनी की धारणा को स्वीकार किया गया। इसमें एक व्यक्ति कंपनी की धारणा को स्वीकार किया गया, यानी कि इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति है तो क्या है उस कंपनी उसको कहा जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं ऑनर है, उसका अपने शेयर या अपने भागीदार किसी दूसरे कंपनी बनाता है तो भी उसमें शामिल हो गया। यह इसमें एक व्यक्ति कंपनी की धारणा को स्वीकार किया गया। मैंने 1956 में लिखाया होगा तो उसमें इस धारणा को क्या है स्वीकार नहीं किया। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यही है उसमें, जो ये है एक सदस्यों की संख्या और एक क्या है ये 1% कंपनी की जो धारणा है इसको शामिल किया गया सबसे मोस्ट थिंग था। और सार्वजनिक कंपनी क्या है न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। ठीक, इसकी विशेषताएं आप लोग लिख लीजिए। इसमें सुप्त कंपनी है डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट इसमें डोरमेंट कंपनी या सुप्त जिसे कहते हैं, सुसुप्त जिसे कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी का नाम सुनेंगे ऐसे लिखा जाएगा। ये गवर्नमेंट कंपनी की धारणा को स्वीकार किया। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी है क्या लेकिन जो उसके अंदर निष्क्रिय भी इसको कहते हैं, निष्क्रिय है शुद्ध है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक गवर्नमेंट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी वह कंपनी होगी तो भावी परियोजना के लिए किसी संपत्ति या संपत्ति या ब्याज अर्जित करने के लिए ब्याज अर्जित करने का